अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी आपसे मुखातिब हूँ। मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट सर्विसेज हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और मार्च 2020 से ही कोविड के पेशेंट्स को देख रहा हूँ। वक्फे से मैंने पेशेंट एजुकेशन या पब्लिक एजुकेशन के ऊपर जो है ना काम शुरू किया है। इससे पहले मैं बहुत मसरूफ़ रहा हूँ कोरोना पेशेंट केयर के अंदर कि कोरोना के मरीज़ों का इलाज इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी कि प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, हर जगह। कुछ अरसे से फिर मैंने ये जब रियलाइज़ किया, मुझे ये एहसास हुआ कि ये इंफॉर्मेशन मीडिया का दौर है। बहुत सारी मालूमात जो कि मुस्तनद और बहुत सारी मालूमात जो गैर मुस्तनद हैं वो इस वक्त मार्केट में सोशल मीडिया पे मौजूद है, गर्दिश कर रही है। लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन सी बात माने और कौन सी बात ना माने, सच क्या है, झूठ क्या है, और वो मुस्तनद मशवरा कहाँ से हासिल करें। फिर उसके अलावा कोविड आईसीयू तक जो मरीज़ पहुँच जाते हैं उनकी फैमिलीज़ पे अलग प्रेशर आता है। उस सिचुएशन में मरीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाए ना ले जाए, वो आईसीयू में दाखिल मरीज़ों की जो केयरिंग टीम है उसके साथ अगर फैमिली के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो फिर दाएं बाएं इर्द गिर्द मशवरे करते हैं, जी क्या करें, हम फंस गए हैं और क्या हमारे मरीज़ को मूव करना मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस अहम पहलू पे बात कर दी जाए ताकि कुछ हक़ाइक़ मैं आप लोगों के सामने ले आऊँ, आप लोगों को कुछ मैं टिप्स या गुर की बातें या अहम बातें बताऊँ जिसकी बुनियाद पे व्हेन टू शिफ्ट ये वाला फ़ैसला आप खुद भी आसानी से कर सकें। वैसे इस वक्त मैं सेंट्रल पार्क सोसाइटी के पार्क में मौजूद हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। यस यस, आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा एक मेरे साथ है और वो मुझे खींच रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 मिनट में टाइम मैनेज कर लूँ और टाइम मैनेज करके मैं आपको ये अहम बात जो है बताता चलूँ। तो असल में आईसीयू में दाखिल ख़ास तौर पे या आईसीयू के अलावा कोई भी मरीज़ हो, उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र जो है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। जब कोई मरीज़ घर पे होता है और उसने पहली बार हॉस्पिटल या क्लिनिक आना होता है, तो उस वक़्त जहाँ करीबी कोई जगह होती है इंसान वहाँ चला जाता है या जा सकता है और उसकी कोई परेशानी या बंदिश वाली बात नहीं होती कि ठीक है, जो भी फैसिलिटी मिल गई चल गया, खैर है, एमरजेंसी में जो फ़ैसला हो सका वो कर लिया। लेकिन जब मरीज़ किसी मेडिकल फैसिलिटी पे मौजूद होता है और मौजूद होने के बाद उसके कहीं और ले जाने की नौबत आती है या ले जाने का फ़ैसला हो रहा हो, तो ये बड़ी अहम ज़िम्मेदारी आ जाती है उन इलाज करने वाले डॉक्टर्स पे भी, जहाँ मरीज़ ने शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे भी, और फैमिली पे भी कि मूव करें या ना करें। क्योंकि घर से हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते जो कुछ भी अगर कोई मिसहैप हो जाता है, मरीज़ डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है, बाद में वो चल जाती है। मैं ज़रा बच्चे को उठा दूँ। यस, ओके, आपने फिर टच नहीं करना, ठीक है? ओके, माय सन इज़ रेडी। तो इनफैक्ट याद रखें कि हमारा, मेरा, आपका, किसी भी शख्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान है। हमारा मूव करना आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं लाहौर में हूँ तो मैं मिसाल के तौर पे बात करूँगा कि मैं फ़िरोज़पुर रोड पे हूँ। सेंट्रल पार्क सोसाइटी से सर्विसेज हॉस्पिटल का फ़ासला मेरा 45 मिनट का है। मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, अपनी गाड़ी पे आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन असल में अगर इतना ही फ़ासला एक मरीज़ ने तय कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर ले कि सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल के आसपास की सराउंडिंग में कोई मरीज़ है या मैं उसका इलाज कर रहा हूँ और उसके दाखिले की ज़रूरत है और उसे ट्रांसफ़र करना हो सर्विसेज हॉस्पिटल, तो यही 45 मिनट का फ़ासला उस मरीज़ के लिए 45 मिनट का नहीं रहता। ट्रैफिक के अनएक्सपेक्टेड जैम्स, गैर मामूली सूरत हाल, फिर पेशेंट को वार्ड से या आईसीयू से मूव करते हुए स्ट्रेचर पे और स्ट्रेचर से मूव करते हुए एम्बुलेंस में शिफ्ट करना, फिर एम्बुलेंस का रास्ता तय करते हुए अगली डेस्टिनेशन तक जाना, ये 45 मिनट का सफ़र को 1.5 घंटे का सफ़र बन जाता है। ऑलमोस्ट डबल होता है, मिनिमम भी दोहरा टाइम रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके अलावा जब किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो ये और भी ज़रूरी बात होती है कि जहाँ लेके जाना है वहाँ पहले से बात की हो, वहाँ की टीम पहले से इन्फॉर्म्ड हो और वो लोग एक्सेप्टेंस भी दे चुके हों कि ठीक है, आप अपने मरीज़ को यहाँ ले आए।
एक जगह से दूसरी जगह मरीज़ को क्यों मूव करना पड़ता है, कब करना, ये एक अलग बात है। क्यों करना पड़ता है मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करूँगा। कब करना चाहिए और कैसे इस सफ़र को महफूज बनाया जा सके, मैं उसके बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये मूवमेंट एक प्लान मूवमेंट होनी चाहिए और आम तौर पे हम जो रूटीन के डेज़ में तजवीज़ करते आ रहे, वो ये होता है कि वो वक़्त इसके लिए सिलेक्ट किया जाए जब सड़कों पे ट्रैफ़िक का प्रेशर कम हो, ताकि ट्रैफ़िक जैम और बाज़ औक़ात जो कोई और प्रोटेस्ट या ऐसी कोई चीज़ हो उसमें खामखा वक़्त ज़ाया ना हो सके। दूसरा, ट्रांसफ़र के लिए जो व्हीकल इस्तेमाल की जाए, जो एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाए, तो उसमें पहले से ही इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि उनके पास वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है, 2-3 सिलेंडर बैकअप में मौजूद हैं, वो एम्बुलेंस वेल इक्विप्ड है, इस चीज़ का यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी है। वरना खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि सिलेंडर मौजूद है, मरीज़ ऑक्सीजन शुरू की है, हाई फ्लो चाहिए, अभी 5-10 मिनट आधा घंटा भी नहीं गुजरता कि वो सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और कोई बैकअप नहीं है। तो ये बड़ी डिज़ास्टर की सिचुएशन होती है, बड़ी डेस्परेट बात होती है। इंसान मुश्किल में आ जाता है कि एक जगह जहाँ वो इलाज चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, ऑक्सीजन मिल रही थी, मरीज़ निस्बतन बेहतर सूरत हाल में था, शिफ्टिंग के दौरान ऐसी ऑक्सीजन की जो सप्लाई फेलियर है, शॉर्टेज है, वो उसकी लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा पहलू वो ये है कि वो वाले मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा होता है और उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जिसको हम सपोर्ट कहते हैं डॉक्टरी ज़ुबान में, वो चल रही हो, तो उनके लिए ट्रांसफ़र के दौरान ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करने वाली दवाइयों को जारी रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ते में आईवी लाइन सुई हिल जाती है, सुई ब्लॉक हो जाती है, आईवी कैनुला हिल जाता है या उसमें ब्लड वापस आ जाता है। कई दफ़ा ये होता है कि आमतौर पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो इंजेक्शंस की ड्रिप होती है वो मरीज़ की बॉडी से ऊंचाई पे होती है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से जो दवाई होती है वो जिस्म में जारी होती है। जब पेशेंट एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है तो एम्बुलेंस की हाइट के मुताबिक बाज़ औक़ात, और जब लोगों को पता ना हो, अटेंडेंट्स को या आईसीयू या एम्बुलेंस स्टाफ को, तो वो इंजेक्शन जो होते हैं वो मरीज़ के लेवल पे या मरीज़ की बॉडी पे रख दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से बैक फ्लो आ जाता है, ब्लड खून की नालियों में उसमें आ जाता है, ड्रिप के अपरेटस में, ड्रिप सेट में, तो जिसकी वजह से वो दवाई रुक जाती है अमली तौर पे, मरीज़ का ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और हो सकता है। 2 चीज़ें होगी। तीसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये होती है कि इस तरह का कोई भी ट्रांसफ़र है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जाने का मकसद जब मरीज़ की इस्लाह, मरीज़ की बेहतरी है, तो वो नपतुला होना चाहिए। मरीज़ का अगर सांस रास्ते में बंद हो जाता है, उसको मसनूई सांस की मशीन, वेंटिलेटर या एम्बू जो मास्क मुंह पे लगाने के बाद उससे सांस लिया जाता है, ये ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या वो एम्बुलेंस इतनी इक्विप्ड है, क्या उसके अंदर सपोर्ट स्टाफ मौजूद है जो मरीज़ की इस बिगड़ती सूरत हाल के मुताबिक उस वक़्त एक्शन ले सके और मरीज़ के महफूज ट्रांसफ़र को यकीनी बना सके। तो मैंने अभी तक आपसे जो बात की है वो ये है कि सेफ़ ट्रांसफ़र को इंश्योर करने के लिए पेशेंट फैक्टर्स, मरीज़ की बातें या वो फैक्टर्स, और मरीज़ के बाद फिर एम्बुलेंस के फैक्टर्स और फिर ट्रैवल फैक्टर्स, ये तीनों पहलुओं को अलग अलग से बेहतर देखना और ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। ये थी ओवरऑल जो मैंने अभी तक आपको ना डूज़ के बारे में बताया। जो डोंट्स हैं ख़ास तौर पे उसमें ये है कि अगर किसी पेशेंट का पिछले 24 घंटे में ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है या नहीं चल रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसफ़र के लिए मूव करना डिज़ास्टर्स हो सकता है, रास्ते में ही मरीज़ की डेथ हो सकती है। वो वाले मरीज़ जिनके अंदर गुनूदगी हो, जो अपने सांस को बहाल ना रख सकते हों, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। जी, उसके अलावा ट्रैवल डिस्टेंस एक रियलिटी है। ट्रैवल टाइम को आप 2 टाइम्स लें, मिनिमम दुगना समझें कि जो आम मरीज़ के लिए होता है। फिर उसके अलावा मरीज़ को जिस भी मंज़िल पे वो आमतौर पे होता है, दूसरी तीसरी, उसे वहाँ से उसे ग्राउंड फ्लोर पे लाना, फिर एम्बुलेंस में डालना, फिर उसके बाद एम्बुलेंस जब अगली जगह पे पहुँच जाती है तो फिर वहाँ से लेके उसके बेड तक पहुँचने का टाइम, ये सारी चीज़ें जो आम तौर पे हम इसे कैलकुलेट नहीं करते। आम तौर पे हमारे ज़हन में ये ख्याल होता है कि जी सर्विसेज हॉस्पिटल का फ़ासला हमारे जगह से जी 22 किलोमीटर है,
तो 22 किलोमीटर है, 60 की स्पीड पे भी जाएँ जी तो ये कोई 20 मिनट का काम है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो असल में ऐसा नहीं होता। मरीज़ को उसके बेड से लेके एम्बुलेंस तक लाना और फिर अगली जगह पे पहुंच के उस एम्बुलेंस से लेके उसके बेड तक पहुंचना, ये इजाफी टाइम होता है। इसे भी अपनी कैलकुलेशंस में रखना चाहिए ताकि, और उसी के मुताबिक ही ऑक्सीजन की वाफर मिकदार का ज़ख़ीरा भी होना चाहिए ताकि रास्ते में ऑक्सीजन की कमी से ये प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके अलावा जान बचाने वाली 3-4 दवाइयाँ बड़ी ज़रूरी होती हैं जो साथ रखी जाती हैं कि अगर किसी ऐसे मरीज़ का बीपी नीचे आ जाए, दिल रुक जाए रास्ते के अंदर, या खुदा न खास्ता वो सांस रोक लेता है, तो दिल को और सांस को चलाने के लिए रास्ते के दौरान हमारे लिए क्या अरेंजमेंट है। ये कुछ डूंट्स हैं जो मेरे ज़हन में अभी आई थी, क्योंकि आज कुछ मेरे से कुछ फैमिलीज़ ने जब कांटेक्ट किया फ़ेसबुक पे और मेरे मोबाइल के ऊपर, तो उनका ये क्वेश्चन था कि हम अपने मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह फ़लाँ जगह ले जाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब बताएं कि हम करें या ना करें और कौन सा टाइम मुनासिब रहेगा। तो फिर मैंने उनको इस सारी सिचुएशन को अलग से ब्रेकअप करके बताया कि बेड पे होने का क्या मतलब है, बेड से लेके एम्बुलेंस तक क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, एम्बुलेंस के एक जगह से सफ़र से लेके दूसरे सफ़र तक क्या मसाइल होंगे, फिर वहाँ एम्बुलेंस से निकाल के स्ट्रेचर पे डाल के अगले बेड तक ले जाने तक के क्या मराहिल होंगे, और अगला शोबा कितना मरीज़ के आने के बारे में बाखबर और तैयार होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। ताहम इसके अलावा कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, तो आप मेरे से कमेंट्स के अंदर या डायरेक्टली मेरी टीम के साथ रीच आउट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का मेरा यही मैसेज था। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।